कि किस प्रकार से शुरुआती जो जजमेंट के पैरे होते हैं 4 नंबर पैरा तक वो प्रॉपरली लिखा जाता है और 5वें पैरा से हमारी बातचीत करनी चालू थी, है ना। तो 5वें पैरा से मैंने बताया था कि देखो विचारणीय प्रश्न जो हैं तो किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। विचारणीय प्रश्न एक तो आपने जो चार्ज लगाया है उसी से सीधे उतार सकते हो, और दूसरा जो विचारणीय प्रश्न है आप अलग से, जैसे कि क्या घटना दिनांक समय स्थान में परिवादी के आधिपत्य से एक्स वस्तुएं यानी कोई वस्तु चोरी हुई है, और दूसरा कि जैसे जब कोई चोरी होती है तो इन जनरल फिर पुलिस वालों को जैसे किसी पर शक हुआ, फिर उसके घर में गए और उसके घर में जा करके जो है तो उसकी जानकारी को उसको पकड़ा, उसकी जानकारी के आधार पर उसकी बरामदगी हुई। तो धारा 27 एविडेंस एक्ट के तहत, ठीक है ना, जो मेमो बनता है तो बेसिकली जो है तो फिर उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, जैसा आपका इधर पे सामने दिख रहा है। फिर क्या बरामद वस्तु वही है, वस्तु बरामदगी की गई वस्तु वही है कि नहीं, इस बात को लेकर के भी जो है तो यहाँ पर ठीक है। तो बरामद वस्तु क्या वही है, इस बात को लेकर के भी जो है तो यहाँ पर जैसे जनरली शिनाख्त होती है, शिनाख्त के संबंध में आपको क्या जानकारी है। जैसे चोरी के मामले की अपराध में शिनाख्त आइडेंटिफिकेशन के संबंध में क्या, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सेक्शंस जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जैसे ये मैंने कुछ उदाहरण, एक मतलब ये मेरे सामने कुछ उदाहरण बता रहा हूं कि जब चोरी जैसे मामलों में विचारणीय प्रश्न बनाए जाते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर बनाए जाते हैं, और आपके जो पर्टिकुलर इश्यूज, जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं उसको लेकर के अलग अलग विचारणीय प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो वही वस्तुएं हैं कि नहीं है, और यदि कोई प्रमाणित हुआ है दंडादेश वगैरह, ठीक है ना। अब ये अवैध शराब वाला आपसे नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। अवैध हथियार, अब अवैध हथियार वाला भी आपसे इतना नहीं तो अलग से कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मेन जजमेंट, अब विचारणीय प्रश्न बनाने के बाद और बाकी में विचारणीय प्रश्न कैसे बनेंगे उपहति वगैरह में, तो उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं जब इश्यूज बनाने की हम बातचीत करेंगे, जैसे चार्ज फ्रेम करना ध्यान रखना अलग चीज है और विचारणीय प्रश्न बनाना दोनों अलग चीज है। बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, दोनों को एक मान लेता है। चार्ज फ्रेम करना अलग चीज है, विचारणीय प्रश्न बनाना अलग चीज है। तो विचारणीय प्रश्न को बनाने के लिए और चार्ज फ्रेम करने को भी मैं समझाऊंगा, और विचारणीय प्रश्न सरल तरीका भी समझाऊंगा और थोड़ा एक प्रैक्टिकल तरीका जो वर्तमान में, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ विचारणीय प्रश्न बनाए जाते हैं वैसे ही आपको विचारणीय प्रश्न बनाने हैं। जो जनरली आप गाइडों में विचारणीय प्रश्न बनते देखते हो वैसे विचारणीय प्रश्न नहीं बनाने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है तो जो विचारणीय प्रश्न है वो जर्नल प्रैक्टिस में जैसे बनते हैं मैं वैसे विचारणीय प्रश्न आपको बनाना बताऊंगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि भी सिंपल सी बात है कि जज कॉपी चेक कर रहा है उसको वही चीज मिल जाएगी जो प्रैक्टिकली चलता है, तो थोड़ा सा वो आपसे खुश होता है कि हाँ यार ये बंदा जो है तो कोई गाइड पढ़ के नहीं आया है, अच्छे से जजमेंट सीख के जो है तो चीजों को ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। तो छठवें पैरा से मेन जजमेंट चालू होता है। अब देखो क्या होता है कि इन जर्नल क्या होता है कि जितने विचारणीय प्रश्न हैं, जितने विचारणीय प्रश्न बनते हैं, तो उन विचारणीय प्रश्न को जो है तो आप अलग अलग करके या एक साथ उनका निपटारा आप कर सकते हो। तो यहां पर कह सकते हैं कि इन व्यू ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के दृश्य से हम ऐसा कर सकते हैं कि विचारणीय प्रश्न का जो निपटारा है हम इकट्ठा भी कर सकते हैं।
अब प्रैक्टिकलिटी की बातचीत करते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी में भी अलग अलग विचारणीय प्रश्न को निपटाए जाते हैं, प्रैक्टिकल जजमेंट जो लिखे जाते हैं, लेकिन कई बार इकट्ठा जैसे साक्ष्य का रिपीटेशन, दोहराव ना हो, पर फिर भी प्रैक्टिकल जजमेंट और जो आप लोग लिखते हो सिविल जज में जजमेंट, थोड़ा उसमें अंतर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो कोई तकलीफ नहीं, वहां पे कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमारे लिए समय का बाउंडेशन है। तो हमें बहुत जरूरी है कि जो साक्ष्य का दोहराव ना हो, एक ही चीज को बार बार ना लिखना पड़े, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 का एक साथ जो है तो निष्कर्ष, ठीक है ना, विवेचना एवं निष्कर्ष, तो उनकी हम एक साथ ही विवेचना और निष्कर्ष यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे कहता है। बाद में फिर जब विचारणीय प्रश्न को हम एक साथ यहाँ पर विवेचना करते हैं, तो उन विचारणीय प्रश्न के संबंध में क्या एविडेंस आपके प्रश्न पेपर में दिया हुआ है, उन एविडेंस को आपको प्रॉपरली जो है तो लिखना पड़ेगा और उनकी रेलेवेंसी बतानी पड़ेगी, जिसको मैंने कल ही बताया था। बेसिकली क्या कहलाता है, मार्शलिंग कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, मार्शलिंग कहलाता है। तो सबसे पहले मार्शलिंग करना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे जो आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चलते हैं, तो 240 नियम है, वहां पे बताया गया है कि जनरली जो है तो हुबहू उतार देना या कथनों की पुनरावृत्ति क्रमबंधन नहीं होता है। क्रमबंधन का मतलब मार्शलिंग, जैसे किसी साक्षी ने कोई बयान कहा, उसको आप एज इट इज उतार देते हो, ये क्रमबंधन नहीं होता है। बेसिकली क्रमबंधन क्या होता है, देखो बहुत जरूरी चीज कि साक्षीगण द्वारा कही गई बातों का मुख्य उल्लेख और मुख्य परीक्षा के तथ्यों का, ठीक है ना, तो बेसिकली की वर्ड्स को, यानी कि आपको क्रमबंधन में पूरा ऐसा नहीं करना है कि आप एज इट इज छापने लगो, उसमें आपको कीवर्ड्स को, थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रख करके प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि मुख्य परीक्षा में उस साक्षी ने मुख्य तौर पर क्या कहा, और उसके संबंध में यदि कोई क्रास उसका हुआ है तो क्रास में क्या बातचीत हुई है, उस चीज को यहाँ पर प्रॉपरली जो है तो लिखना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे क्रमबंधन कहलाती है, ठीक है ना। अभी चूंकि अभी मैं थ्योरिकल बातें कर रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिकली जजमेंट लिखवाना चालू करूंगा तो वो चीज आपको समझ में आनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी ही आप 1-2 दिन के अंदर जजमेंट जब लिखोगे तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं थ्योरी वाली बातचीत कर लूं, फिर प्रैक्टिकल बातों को भी अपन प्रॉपरली अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो तात्विक साक्ष्य, तो बिल्कुल देखो तात्विक साक्ष्य का तो बिल्कुल क्रमबंधन किसका करना है, मटेरियल एविडेंस का तात्विक साक्ष्य का क्रमबंधन करना है। और उसके बाद जो है तो उसकी पुष्टिकरण, यानी पुष्टि करने वाले साक्ष्य का, तो पहले तात्विक साक्ष्य का, तो पहले तात्विक, अब देखो तात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है, जनरली तात्विक मटेरियल एविडेंस का मतलब होता है जो मेन एविडेंस होते हैं, मेन एविडेंस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति कहता है कि उसको बी ने मारा, चाकू मारा और भाग गया, ठीक है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पर बी चाकू मार के भाग गया, तो यहाँ पे ए का बयान हुआ, ठीक है। और जब चाकू मार के भाग रहा था तो उसको भागते हुए सी ने देखा, तो सी का जो एविडेंस होगा वो क्या होगा, पुष्टि करने के लिए कि हाँ ये जो ए बोल रहा है कि बी उसको चाकू मार के भाग गया, ये सही था। तो जनरली जो है तो सबसे पहले क्रमबंधन में कैसे साक्ष्य लिखे जाते हैं, जो मेन साक्ष्य होते हैं, और उसके बाद जो सपोर्टिव एविडेंस होते हैं, पुष्टि करने वाले साक्ष्य होते हैं, उसके बाद में उसको लिखा जाता है। ये क्रमबंधन का बेसिकली नियम होता है, बहुत सिंपल सा नियम है, पहले मेन एविडेंस। अब ये मेन एविडेंस और पुष्टि करने वाले साक्ष्य कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा, चूंकि आपके प्रॉब्लम्स में इतने डिटेल प्रॉब्लम नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स में मैं आपको ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन से मेन एविडेंस होते हैं और कौन पुष्टिकरण वाले होते हैं। तो उससे जो है तो सीक्वेंस में लिखोगे तो प्रॉपरली आपका जजमेंट और बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है तो कथन विश्वसनीय है कि नहीं है, ये सभी बातों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि कोई स्टेटमेंट में विरोधाभास तो नहीं है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि एक उदाहरण के तौर पर ये चीजें भी लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए विरोधाभास है ना, तो ये चीज कैसे, तो ये चीजें आपको, जैसे मान लो कोई साक्षी है, साक्षी जो है तो मान लो कि वही साक्षी ने जो विटनेस है उसने एफआईआर लॉन्च की थी, एफआईआर में उसने जानकारी जो दी, अब कोर्ट में आके जानकारी जो दे रहा है वो अलग कर रहा है, अलग अलग जानकारी दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में धारा 145 एविडेंस एक्ट, तो यहां पर यदि साक्षी के बयान में विरोधाभास है, ठीक है ना,
या मान लो दो साक्षी अलग अलग बातचीत करते हैं, एक तो पुराने एक ही साक्षी के पहले लिखे गए साक्ष्य के आधार पर विरोधाभास कंट्राडिक्ट को चेक करना है, और दूसरा दो साक्षियों द्वारा दिए गए बयान में क्या विरोधाभास है कि नहीं है, अलग अलग बातें तो नहीं कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना निष्कर्ष मूल्यांकन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इनको, और यदि है ऐसा कुछ तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कोई भी चीजें जैसे कि अपराध का कोई भी घटक, कोई भी जैसे सामान्य आशय जो भी है, तो ये चीजें छूटना नहीं चाहिए। इनको आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। यदि आप सामान्य आशय की बातचीत कर रहे हो, कॉमन इंटेंशन था, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि किसके आधार पे मस्तिष्क का पूर्व मिलन। देखो एक चीज समझना, एक और चीज बता दूं, जजमेंट लिखने में जनरली दो चीजें ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे 6वें पैरा से क्या हुआ और क्यों हुआ। आप प्रैक्टिकलिटी में भी जजमेंट देखोगे, यदि कोई जजमेंट आप लोग जो कोर्ट कचहरी यहाँ वहां से आप इकट्ठा कर लो, तो सबसे पहले जो जज है एक्टर्स पार्ट को प्रूफ करने का प्रयास करता है। एक्टर्स को पार्ट को मतलब कि क्या हुआ, सरल शब्दों में समझो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा है कि इसने उपहति कारित की, हर्ट किया, तो उपहति कारित हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या उसको चाकू मारा गया है कि नहीं मारा गया है, इस बात को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ हो जाएगा, यदि उसका मेडिकल वगैरह होगा तो एमएलसी वगैरह से, या किसी ने कोई आई विटनेस है तो फिर उसके आधार पर कि वो चाकू सिंपल हर्ट है ग्रीवियस हर्ट है, उसके आधार पर वो चीज क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्टर्स पार्ट पहले प्रूफ करना है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट प्रूफ करना है रियस पार्ट, कि वो चाकू क्यों मारा गया, ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्या था। तो ये सभी चीजें आपको जो है तो किसमें मूल्यांकन के तौर पर जो है तो बताना पड़ता है। तो इन जर्नल जो है तो खासकर जो क्रिमिनल जजमेंट है, तो पहले एक्टर्स पार्ट को प्रूफ करना पड़ता है कि क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ, यानी कि क्या अपराध हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद आपको रियस पार्ट को प्रूफ करना पड़ता है। बात समझ में आ रही मेरी अच्छे से ना दीपक, समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से आप अच्छे समझ में, आप तो जजमेंट लिखते होगे वहां पे कोर्ट में, तो आपको बेहतर पता होगा, है ना। तो ये चीजें समझना, तो पहले उसको प्रॉपरली, ये छोटी छोटी, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि जजमेंट कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन यदि प्रैक्टिकल जजमेंट को पकड़ के आप लोग लिखने का आदत डालोगे ना, तो फिर जजमेंट में नंबर आपको 1 नंबर मिलेंगे। सिंपल सा, मतलब वो ऐसा आप लिख दो मजा आ जाए सामने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो सभी चीजों का यहाँ पे प्रयोग करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नियम कहते हैं, जैसे कि दोस्तों हिंदी मराठी शब्दों का, ठीक है ना, कोई तकनीकी अर्थ ना हो प्रयोग, ठीक है। मतलब जनरली जो है तो जजमेंट में कोई ऐसे शब्द बहुत जो कह सकते हो कि कठिन है या, तो उनका प्रयोग नहीं, सामान्य, चूंकि मध्य प्रदेश में सामान्य हिंदी चलता है, तो सामान्य हिंदी शब्द का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई तकनीक बहुत कठिन शब्द है, जैसे मान लो कोई चीज, जैसे जैसे लिखा है अश्व, अश्व लिखा है, तो आप कि भैया जैसे अश्व घोड़ा, तो अब उसकी जगह घोड़ा आप लिख सकते हो। कहने का मतलब कि बहुत तकनीकी शब्द लिखने की जरूरत नहीं जजमेंट में, बहुत ही सामान्य शब्द जो है तो आप जजमेंट में यूज करोगे। कुछ नियम है उसके तहत ये चीज बोला गया है, ठीक है ना। ठीक है ना। साक्षी गण के नाम आए तो वहां पे साक्षी का क्रमांक, नाम और क्रमांक दोनों लिखना पड़ेगा। जहां जहां साक्षी गण आए तो आपको बताना पड़ेगा कि साक्षी जो साक्षी अभियोजन साक्षी है तो उसका क्रमांक और नाम प्रॉपरली लिखना पड़ेगा हर जगह जहां जहां आए। रामलाल अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, मोहन बचाव साक्षी क्रमांक 2, तो आपको ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो अ स वन ब स वन, ठीक है ना। लेकिन आप केवल कि रामलाल ने ऐसा कहा, तो ऐसे में जो है तो रामलाल कौन भैया बताना पड़ेगा कि रामलाल जो, तो जहां जहां यदि रामलाल का नाम आता है उसके साथ में कोष्टक में आपको बता देना पड़ेगा कि अभियोजन साक्षी है। ये छोटी छोटी बातें आपको जजमेंट में ध्यान रखनी है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। साक्ष्य का फिर तो ये सभी चीजें यहां बता दिया। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पृथक पृथक क्रमबंधन करना चाहिए। देखो पृथक पृथक, अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि पहले मौखिक साक्ष्य का क्रमबंधन करें कि दस्तावेजी साक्ष्य का क्रमबंधन करें। देखो इसके लिए कोई नियम नहीं बोलता है
कि आप इन जनरल जो है तो जजमेंट में जो है तो क्या होता है, इन जनरल जैसे एमपी में जो जजमेंट आप देखोगे तो इन जनरल मौखिक साक्ष्य का पहले लिखा जाता है और उसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य जो है तो लिखा जाता है। इन जनरल अधिकांश जजमेंट में यदि आप देखोगे तो मौखिक साक्ष्य जो है तो पहले लिखा जाता है सामान्यतः है। तो जो जर्नली मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस चलती है हमको वही लिखना है, ठीक है ना। तो पहले मौखिक साक्ष्य को लिखेंगे और फिर दस्तावेजी साक्ष्य को जो है तो वहां पर हम प्रॉपरली जो है तो अलग अलग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। क्लियर कहानी। बाद में वो एक प्रक्रिया की बातचीत करता है, क्रम बंधन और मूल्यांकन लगातार, मतलब यही चीज कहता है कि जो क्रम बंधन और मूल्यांकन होता है, जी कल क्या सही कब कह रहे थे, क्या मैं सही कह रहा था? थोड़ा दोस्त यार से जानकारी मिलती रहती है, पर है ना कहीं गलत मान लीजिए, मतलब मैं क्या मेन वही है कि प्रैक्टिकली जो जजमेंट यूज होता है ना वैसा जजमेंट लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए, तो मेन चीज जो यहाँ पे क्रम बंधन जो होता है, बेसिकली क्रम बंधन और मूल्यांकन, बेसिकली वही मैंने बार बार कहा कि जब मैं जजमेंट शुरुआत में चालू करूंगा तो हो सकता है शुरुआत मेरे जजमेंट लंबे लगे आपको, क्योंकि फंडामेंटल समझाने के लिए मैं डिटेल्स लिखवाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आप लगातार जजमेंट लिखते जाओगे तो आप धीरे धीरे क्रम बंधन और मूल्यांकन को और शार्ट समराइज करके भी जो है तो लिखते चले जाओगे, क्योंकि जजमेंट जो है तो लगातार जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बेहतर लिखते जाओगे, उतना बेहतर जजमेंट में आप होते जाओगे। तो ये चीज यहाँ पे कहता है। न्यायिक दृष्टांत क्या यूज करना है? जनरली मध्य प्रदेश अभी शुरुआती स्तर पे न्यायिक दृष्टांत यूज नहीं करते। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ न्यायिक दृष्टांत को किस प्रकार से यूज करते हैं, और तो उसका भी मैं एक कुछ प्रयास करूंगा कुछ जजमेंट में जो है तो कुछ लीडिंग केस यूज करने के लिए, क्योंकि शुरुआती स्तर पर जो है तो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सिविल जज जो है तो न्यायिक दृष्टांत यूज नहीं करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, पक्षकार ने यदि रेफरेंस दिया है तो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे यूज करते हैं तो उनको भी बताने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। पर बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो बहुत डिटेल से नहीं, कभी कुछ कहीं करते हैं तो वहां पे मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर तर्क, कोई तर्क है तो तर्क, यदि जैसे आप देखते हो आपके जो प्रॉब्लम जो जजमेंट में रहता है, तो जजमेंट में जो है तो क्या रहता है, सबसे पहले आपका जैसे क्रिमिनल जजमेंट की बातचीत करें तो 6 पैरे आपके सामने रहते हैं। अभियोजन, अभियोजन मामला, बचाव मामला, फिर वहां पे अभियोजन साक्ष्य, बचाव साक्ष्य और लास्ट में नीचे तर्क। ये बेसिकली इतना आपको मटेरियल मिलता है। तो तर्क का भी उल्लेख जो है तो यथा स्थान पे। अब तर्क का उल्लेख जो है तो यथा स्थान, अब ऐसा कोई नियम नहीं है कि तर्क का उल्लेख हम कहाँ करें। तो तर्क का उल्लेख जो है तो मूल्यांकन के दौरान भी आप रख सकते हो और निष्कर्ष के दौरान भी जो है तो आप रख सकते हो, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो तर्क में जो बातें लिखी हैं वही बातें जो है तो साक्ष्य में लिखी हैं, तो आप थोड़ा सा रिपीटेशन से बचने के लिए बता सकते हो कि अभियोजन साक्षी द्वारा यही बातें तर्क में भी उठाई गई। तो जो साक्ष्य पेश किया गया यही बातें उसने तर्क के दौरान भी उठाई, तो वहीं पे आप लिख दोगे ऐसा, तो क्या होगा कि उसको तर्क को अलग से रिपीटेशन करने से आप बच जाओगे, क्योंकि हमारे लिए टाइम इज एसेंशियल। 1 घंटे में हमें जजमेंट लिखना है तो हमें हर चीज को बताना पड़ेगा, आप उसको छोड़ सकते नहीं हो कि आप केवल साक्ष्य का मूल्यांकन कर दो और निष्कर्ष लिख दो। तर्क यदि है तो उसको भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीज भी हम यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपका यहाँ पे जजमेंट में कहता है प्रॉपर तरीके से। फिर बाद में जैसे चोरी का जजमेंट होता है तो चोरी के जजमेंट में धारा 114 की एक वो उपधारणा एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है। तो उपधारणा तो उदाहरण के तौर पर, ठीक है ना, हमेशा 114 की उपधारणा वहां पर लिखा जाता है निष्कर्ष में, तो ये प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो उपधारणाएं यहाँ पर लिखी जाती हैं। अब 113 ये क्योंकि रेप के जजमेंट आपसे नहीं पूछेंगे तो इसलिए अपने को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें, तो सभी साक्ष्य के बारे में प्रॉपरली यहाँ पे बातचीत यहाँ पे करना है, ये चीज यहाँ बताता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये सब बातें उतनी ज्यादा काम की नहीं है, टूटे ठीक है। आवश्यक चीजें निर्णय में आए, निष्कर्ष है उसमें इस बिंदुओं को बातचीत करता है, पैराग्राफ बनाए जाने, ठीक है। पैराग्राफ में इस निर्णय को पैरा में बनाए जाते हैं, विचारणीय प्रश्न का उल्लेख करना चाहिए, निष्कर्ष के बाद देना चाहिए।
निर्णय में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि ठीक है, दोष मुक्ति को स्पष्ट लिखा जाना चाहिए ये प्रॉपरली। अब देखो जनरली क्या होता है जब जजमेंट में, अब यहाँ पे कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं तो मैं आपको ये सब चीजें क्या है मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरली क्या होता है सामान्य जजमेंट में, जब साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोष मुक्त किया जाता है, तो दोष मुक्त यानी कि जब एक्विटल किया जाता है वहां पर जजमेंट थोड़ा अंत में लिखने का थोड़ा सा अलग रहता है, और दोष सिद्ध करता है तो वहां पर भी अलग रहता है। तो दोष मुक्त और दोष सिद्ध दोनों प्रकार के जजमेंट में लिखाऊंगा, उस दौरान उनको चीजों को मैं बताऊंगा। जैसे यदि मान लो दोष मुक्त किया है किसी भी अभियुक्त को, तो साथ में जो है तो कास्ट कुछ, जैसे यदि ये साबित हो जाता है कि निराधार आधार पर गिरफ्तार कराया गया है वो सब चीजें, तो कुछ धाराओं के तहत, जैसे कि मान लीजिए दोष मुक्त किया है तो धारा 358, ठीक है ना, 358 वगैरह के आदेश वगैरह भी जो है तो वहां पर यूज किए जा सकते हैं, वो सब चीजें बताई जा सकती हैं। दोष मुक्त करने पर कुछ चीजें वहां पर मेंशन की जा सकती हैं, ठीक है ना। पर दोष सिद्ध, क्योंकि देखो एक चीज समझना, इन जनरल आपके जो प्रॉब्लम आते हैं जजमेंट में, तो अधिकांश प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि बचाव साक्ष्य बहुत ज्यादा रहता नहीं ताकि बच्चा पूरा जजमेंट लिखे, तो अधिकांश जजमेंट दोष सिद्धि के ही करने के आते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूँ, मान लीजिए कोई जजमेंट है, कई ऐसे जजमेंट आपके, जब मैं प्रैक्टिकलिटी में जब बातचीत करूंगा जजमेंट आपके सामने रखूंगा पुराने, तो वहां पे मैं उस चीज को बताऊंगा कि बहुत सारे जजमेंट आपके ऐसे मिलेंगे जिसमें दोष सिद्ध या दोष मुक्त दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। और बच्चे ऐसा जजमेंट लिख के आते भी हैं, और ध्यान रखिएगा एक बच्चा दोष सिद्ध करता है उसी जजमेंट में और दूसरा बच्चा दोष मुक्त करता है, लेकिन न्यायालय दोनों मतलब हाईकोर्ट दोनों बच्चों को नंबर देता है। क्यों? क्योंकि बस आपने यदि दोष मुक्त किया है तो उसके ग्राउंड्स प्रॉपर्ली रहने चाहिए, दोष सिद्ध किया है तो उसके ग्राउंड्स प्रॉपर्ली रहने चाहिए। यदि आपने चीजों को सही तरीके से हैंडल किया है तो आपको नंबर मिलेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बस क्या किस प्रकार से आप उसको इंटरप्रेट करते हो, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी ज्यादातर मामले जो है तो इस प्रकार के रहते हैं कि आप उसमें जो है तो अभियुक्त को दोषित कर दो ताकि पूरा जजमेंट आपको लिखने के लिए मिले, क्योंकि जब आप दोषित करते हो तो फिर जजमेंट लिखना थोड़ा सा रोक दिया जाता है, ठीक है ना। जनरली आपको जो है तो, क्योंकि आप वारंट जनरली जैसे एफआईआर वाले मामले आते हैं, ठीक है ना, उस प्रकार के, तो जनरली वहां पर जो है तो निर्णय लेखन रोक दिया जाता है। और जनरली जो है तो 360 तो मध्य प्रदेश में नहीं चलता है, परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 के तहत सुनवाई होती है। दंड के प्रश्न पर सुनवाई होती है कि दंड कितना देना चाहिए, तो इसके बारे में जो है तो निर्णय लेखन थोड़ा सा रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद दंडादेश दिया जाता है, जो भी धारा के तहत दंडादेश है, कैसे दंडादेश देंगे, सिंगल को, डबल को, सबको चार्ट, जैसे एक आध ही अभियुक्त है तो आप सीधा लिख सकते हो पैरा में, एक से ज्यादा है तो बकायदे वहां पे आप ऐसा चार्ट बना करके आप उनको दंड दे सकते हो। कैसे दोगे वो बता दूंगा, टेंशन नहीं लिए, पर सिंपल सा है। धारा 31 सीआरपीसी ध्यान रखिएगा, बहुत काम की धारा है धारा 31 सीआरपीसी। जनरली जो है तो जैसे मान लीजिए किसी अभियुक्त को आपने एक से ज्यादा दंडादेश दिया है, एक दंडादेश दिया है तो धारा 31 की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने किसी अभियुक्त को एक से ज्यादा अपराधों में दंडित किया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में धारा 31 का रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि उसके जो दंड हैं वो एक के बाद एक चलेंगे। तो जनरली मध्य प्रदेश में जो है तो यही आदेश दिया जाता है कि दंडादेश साथ में चलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज धारा 31 जो है तो इस प्रकार से प्रैक्टिस वहां पे चलती है। फिर धारा 31 के बाद जो है तो जैसे मान लो जजमेंट वगैरह जो होता है, तो जजमेंट में जो है तो 428 सीआरपीसी का बहुत यूज होता है। 428 सीआरपीसी क्या कहलाती है, जैसे मान लो कि प्रथम रिमांड से पहली बार से निर्णय दिनांक तक अभियुक्त जितने समय तक जेल में रहा है, ठीक है ना, तो उतना समय सेट ऑफ मुजरा कर दिया जाएगा। जैसे मान लो अभियुक्त को 3 साल की सजा दी गई और अभियुक्त जो है तो प्रथम रिमांड से जो है तो ऐसा आप लिख दो, उसमें ये लिखना नहीं क्योंकि वो जानकारी आपको जजमेंट में नहीं रहती है, बस आपको इतना लिखना पड़ता है कि प्रथम उसको जो भी फाइनल सजा दी गई है उस सजा में प्रथम रिमांड से अभी तक जितने समय जेल में रहा उतना समय समायोजित कर दिया जाएगा और बची हुई सजा उसको भुगता करके उसको छोड़ दिया जाए। तो 428 का ऑर्डर वहां पर आपको लिखना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा।
428 के बाद मान लो, जैसे मान लीजिए कोई अपराध है, उपहति वगैरह के अपराध है, चाकू मारा गया, तो भाई सिंपल सी बात है कि एक्यूज यहाँ पे उपहत हुआ है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको कुछ कंपनसेशन वगैरह भी दिलवा सकते हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में 357, ठीक है ना, 357 जो है तो 357 सीआरपीसी के तहत जो है तो वहां पर आप आदेश लिख सकते हो कि यहाँ पर इस व्यक्ति को जो है तो ये कंपनसेशन दिया जाए। कई बार यदि आपको लगता है कि अभियुक्त तो कोई ऐसा फैक्ट, वैसे बहुत जजमेंट में तो ऐसा फैक्ट नहीं मिलता है, पर मान लो 357 में काम चल जाता है, जैसे मान लो अभियुक्त के ऊपर आपने 5,000 रुपए का फाइन लगाया है, तो 2-3 हजार रुपए उसमें से जो है तो आप किसको एज ए कंपनसेशन विक्टिम को दिलवा दीजिए, दे दीजिए, तो वो आदेश चल जाता है। और जनरली जो है तो जैसे अभी 357 ए भी आ गई है, ठीक है ना, वैसे बहुत कम प्रैक्टिस में वो यूज किया, मतलब प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, पर जनरली जो है तो जजमेंट पढ़ाने लिखाने दौरान हम उसको कम यूज करते हैं। पर 357 ए का भी जो है तो रेफरेंस आप वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कि वहां पर आप विधिक सेवा प्राधिकरण को एक तरह से निर्देश उसमें कह सकते हो कि सिफारिश रिकमेंडेशन कर सकते हो कि भैया इसको जो और ज्यादा कंपनसेशन दिलवाने की बातचीत, आप रिकमेंडेशन के लिए वहां पर अपन आदेश कर सकते हो, तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो। इसके बाद जो है तो जैसे किसी भी अपराध में यदि आप दोषित करते हो और अपराध में मान लो कि जो अभियुक्त है उनके द्वारा कोई चाकू प्रयुक्त किया गया है, कोई लाठी डंडे प्रयोग किए गए हैं, तो उनके संबंध में भी आपको डिस्पोजल ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो जनरली जो है तो आपका जो सेक्शन है सीआरपीसी की 452, ठीक है ना, देखिए निर्णय के जनरली जो है तो 451 उतना काम नहीं करता है, क्यों, ठीक है ना, वो 452 का आदेश वहां पर लिखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर जो लाठी डंडे चाकू हैं, तो वो अपील अवधि के बाद जो है तो या अपील आदेश के निर्णय अनुसार उनको डिस्ट्रॉय करने का, या मान लो कोई एंटिक चीज है तो किसी के पोजीशन में कब्जे में देने का जो भी आदेश वहां पर है, आप वहां पर 452 का जो है तो आदेश वहां पर प्रॉपरली कर सकते हो। तो 452 का भी आदेश जो है तो वहां पर प्रॉपरली लिखा जाता है। इसके बाद जो है तो जनरली जजमेंट जब लिखा जाता है तो जजमेंट की जो कॉपी है वो एक्यूज को फ्री ऑफ चार्ज देने के बारे में बातचीत करता है। तो जनरली जो है तो 363 जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कुछ गलत हो तो बताना, 363 सीआरपीसी में बताई गई है कि 363 में जो है तो कि जब कोई भी न्यायालय निर्णय देता है, 363 ही है ना जहां तक मुझे याद है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, 363 ही है, तो वहां पे ये चीज कहता है कि निर्णय की कॉपी जो है तो फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना, फ्री ऑफ चार्ज जो है तो निर्णय की कॉपी जो है तो एक्यूज को दिया जाए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर निर्णय मेरे द्वारा लिखा गया है, वो नीचे की छोटी छोटी बातें हैं। तो इस प्रकार से जो है तो आपको यहाँ पर जो कह सकते हो कि कन्विक्शन का जजमेंट है वो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। लेकिन जब एक्विटल का जजमेंट लिखते हो तो एक्विटल के जजमेंट में इतनी सब चीजें नहीं लिखनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को यदि कोई आपको आदेश देना है 358 वगैरह का कोई चीज करना है तो वहां पे कर सकते हो, नहीं तो एक्विटल के जजमेंट में उतना ज्यादा चीजें वहां पर आपको बहुत डिटेलिंग, बहुत सारी चीजें वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, क्लियर कहानी। और एक्विटल के जजमेंट में और भी कुछ चीजें जो लिखनी पड़ती होंगी, तो और कोई जानकारी बताइए दीपक, एक्विटल के जजमेंट में और कुछ लिखना पड़ता है क्या, है जानकारी? 26 नवंबर को जो है तो हम लोग संविधान दिवस बनाते हैं, और 26 नवंबर को, इस 26 नवंबर को प्रतिभा पाटिल जी ने जो है तो एक बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट आप लोग कभी सुनो, 26 नवंबर का आप कभी यूट्यूब में सर्च करना, 26 नवंबर का प्रतिभा पाटिल जी का जो है तो एक, उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह सभी बैठे थे, और वहां पे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि जनरली जो है तो जेल में कौन रहता है भाई, अमीर आदमी तो जेल से छूट जाता है, जेल में जनरली कौन रहता है, गरीब आदमी, है ना, गरीब आदमी। तो बेसिकली उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा वो देखोगे तो छोटे, कई बार छोटे छोटे अपराधों में व्यक्ति जो है तो लंबे लंबे समय तक जेल में रहते हैं, लेकिन बाद में न्यायालय ने कह दिया भैया एक्विट, और एक्विट कर दिया, तो अब वो 3-4 साल जो उसे खराब हुए उसके लिए क्या है, कौन सी कंपनसेशन की बातचीत करता है। तो ये इस चीज को लेकर के
भी अभी बीच में प्रश्न उठा था प्रतिभा पाटिल के उस स्टेटमेंट के बाद कि वाकई जो है तो यहाँ पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए और जुडिशरी को भी कुछ सोचना चाहिए। पहली बात तो प्रयास ये करना चाहिए कि कोई व्यक्ति बेवजह मतलब यदि विचाराधीन कैदी के तौर पर बेवजह जेल में नहीं होना चाहिए। यदि लगता है कि बहुत उससे उसको छोड़ जमानत दे देने से उसको कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना, और पैसे की वजह से कोई ऐसी निर्धन व्यक्ति हो, सब चीजें अब ठीक है। जमानती अपराध में तो चीज लिखा हुआ है, पर नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है वहां पे वो चीज नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो है तो उसके संबंध में विचार करने के लिए प्रतिभा पाटिल कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, मैं प्रतिभा पाटिल बार बार शब्द बोल रहा हूँ, सॉरी माफ कर दीजिएगा मुझे। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है तो बहुत बढ़िया जो है तो एक स्टेटमेंट दिया था, सुनने लायक स्टेटमेंट है। चलिए वापस आते हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिक बातचीत मैंने जजमेंट के संबंध में आपको बता दिया, ठीक है। और ठीक है, ये बाकी सब चीजें वो 428 वही चीजें जो मैं बता रहा हूँ, 463 वही जो मैंने बताया है, वही सब चीजें यहाँ पर है ना, चीजें आपकी यहाँ पे बताई गई है। तो ये सभी बातें आपकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोट्स में मैंने बता दिया है। इसी में मैं डाल दूंगा, इसमें भी कुछ नीचे की कुछ चीजें क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि नोट्स में हिंदी इंग्लिश में दोनों में दूं, तो अभी कुछ चीजें हिंदी इंग्लिश करना रह गया है, उसको करके मैं आपको ग्रुप में इसी टीचमेंट में जो है तो आपको स्टडी मटेरियल में प्रयास करूंगा, आज ही जो है तो वो मैं डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग भी इसको रीड डाउन कर सकते हो प्रॉपरली। अब हम लोग अगली बातचीत करेंगे चार्ज के संबंध में कि चार्ज किस प्रकार से फ्रेम करेंगे और चार्ज को लेकर के क्या हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चार्ज को लेकर के हम बातचीत करेंगे। आरोप, तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है और चार्ज लगाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये चीजें आप सभी को बेसिकली पता होगा कि आरोप को बेसिकली 2B में डिफाइन किया गया है, लेकिन 2B में आरोप की जो परिभाषा है वो बहुत मतलब क्या प्रकार बताता है, टाइप बताता है। तो आरोप को आप बहुत ही कम शब्दों में देख सकते हो, किसी अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विशिष्ट संक्षिप्त विवरण, ठीक है ना। आरोप क्या कहलाता है, किसी अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विशिष्ट संक्षिप्त विवरण, कह सकते हो कि स्पेसिफिक कंसाइज स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऑफ एक्यूज टू कमिटेड एनी ऑफेंस, तो किसी अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विशिष्ट संक्षिप्त विवरण जो है चार्ज कहलाता है। और बेसिकली आरोप लगाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है ताकि अभियुक्त को इस बात की जानकारी हो सके कि उसने कौन सा अपराध किया है और किस प्रकार से उसको बचाव लेना है। तो बेसिकली आरोप का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये रहता है, ठीक है ना। दांडिक मामलों में आरोप एक महत्वपूर्ण प्रकरण होता है क्योंकि मजिस्ट्रेट कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब सभी तथ्य लिखना आवश्यक है, केवल विधि द्वारा अपराध को विशिष्ट नाम देना पर्याप्त, ठीक है ना, नहीं। तो सभी बातें हैं कि कब आपको सभी तथ्य लिखने पड़ेंगे। जैसे आरोप चार्ज के संबंध में यदि हम बातचीत करें तो आरोप की संबंध में सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, आपका चैप्टर 17 अध्याय 17 जो है 211 से लेकर के 224 तक का वो पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। खासकर 211, 12, 13 और 218 से लेकर के 223, 22, 23 तक में वो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे 211 में 7 चीजें बोलता है आरोप के संबंध में, 212 में जो है तो 3 चीजें बोलता है और 213 में एक यानी कि रीति के बारे में बातचीत करता है ना। आरोप का नाम मतलब कि अपराध का नाम, संहिता का नाम, धारा, विशिष्ट बात, शर्त, कोई पूर्व दोषित के बारे में बातचीत लगभग, तो ये सभी 211 में कहता है। समय, स्थान, व्यक्ति के बारे में कोई विशिष्टियां पर्टिकुलर्स लिखना है 212 में कहता है। और इसके बाद जो है तो आपका कह सकते हैं कि रीत, मैनर के बारे में जो बातचीत है वो 213 में कहता है। इसके बाद आरोप जैसे सिंगल, जैसे अभियुक्त के जैसे आप 218 पढ़ते हैं तो कहता है कि पृथक पृथक आरोप लगाना है। पर पृथक आरोप और यहाँ पे भाई अभियुक्त यदि एक से ज्यादा अभियुक्त हैं तो क्या उनको साथ में अपन आरोप लगा सकते हैं कि अलग अलग आरोप लगा सकते हैं,
उन सभी चीजों को भी हम यहाँ पर प्रॉपरली देखेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीजें हम यहाँ पर आरोप में समझेंगे। आरोप बेसिकली जो है तो सीआरपीसी के, ये मैंने बता दिया कि सीआरपीसी का चैप्टर और कुछ धाराएं जैसे 227, 228, 239 से कुछ जो है तो धाराएं हैं जहां पे आरोप लगाने के संबंध में प्रोविजंस वगैरह बेसिकली किए गए हैं, इसके बारे में बातचीत करता है। न्यायालय जो है आरोप लगाने के लिए किन किन चीजों को देखता है, तो बेसिकली देखो ट्रायल, जब भी आप कोई ट्रायल पढ़ोगे तो ट्रायल में आप देखोगे तो वहां पे यही कहता है कि न्यायालय दो चीज देखता है कि पुलिस वालों ने किसी व्यक्ति पर क्या एलिगेशन लगाए हैं और उस जो भी जिन धाराओं के तहत एलिगेशन लगाए हैं उनको प्रूफ करने के लिए प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टिया न्यायालय के पास क्या क्या साक्ष्य है, और प्रथम दृष्टिया न्यायालय के पास जो साक्ष्य होता है उन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय किसी अभियुक्त के ऊपर जो है तो आरोप फ्रेम करता है। प्राइमा फेसिया जो न्यायालय के सामने जो साक्ष्य होते हैं उन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय आरोप फ्रेम करता है। कई बार पुलिस वाले बहुत सारी धाराओं को मर्ज कर लेते हैं, पर केवल धारा लिख देने भर से काम नहीं चलता है, उसको प्रूफ करने के लिए उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस भी आरोप के समय जो है तो न्यायालय के सामने प्राइमा फेसिया कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज भी होना चाहिए, तो यदि वो है तो ठीक है, नहीं है तो न्यायालय फिर उनसे बचने का प्रयास करती है उस पर्टिकुलर धारा के आरोप लगाने से, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और भी काम करती है, एक चूंकि धारा 219, 220, 221, ठीक है ना, अल्टरनेटिव चार्ज भी लगाए जाते हैं, अल्टरनेटिव जजमेंट भी होते हैं। बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव चार्ज और जजमेंट तो यूज एमपी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी जजमेंट, अल्टरनेटिव चार्ज जजमेंट के एक आध दो जजमेंट लिखाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अल्टरनेटिव जजमेंट भी होता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिव चार्ज जो है वो लगाया जाता है बेसिकली 221 के तहत, और अल्टरनेटिव जजमेंट दिया जा सकता है ऐसा आपका 354 का सब क्लॉज 2 ये सीआरपीसी का बातचीत करता है कि अल्टरनेटिव जजमेंट भी दिया जा सकता है। और जब अल्टरनेटिव जजमेंट दिया जाता है यानी वैकल्पिक जो है तो जजमेंट दिया जाता है, तो कौन सा दंड भुगताया जाएगा इसके संबंध में आईपीसी की धारा 72 काम करती है। जनरली अल्टरनेटिव कब होता है, जब संदेह होता है, डाउट होता है, तो डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है, अभियुक्त को मिलता है। तो जैसे मान लो कि किसी अभियुक्त पर दो धाराओं के तहत अल्टरनेटिव चार्ज लगाया गया, एक धारा के तहत सजा दी गई 10 साल की, दूसरी के तहत 7 साल की, तो उसको कितने साल जेल में रखेंगे, 72 कहता है जिसमें सजा कम है उतने समय तक उसको जेल में रखेंगे। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, तो ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव चार्ज के बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह मेरे पास है कि उद्देश्य वगैरह क्या होता है, तो ये मैं दे दूंगा, थोड़ा पढ़ने समझने में आसान हो जाता है ना। मैं थोड़ा कंटेंट्स पे काम करता हूँ, मेरा मानना है कि कंटेंट से आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होते हैं, और इसीलिए मैं कंटेंट्स पे काम करता हूँ। मेरी आदत शुरू से रही है, जब से मैं स्टूडेंट रहा हूँ तब से मैं नोट्स बना करके पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, और रिसर्च करके पढ़ना तो उस पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, जुडिशरी में मैं सफल नहीं हो पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं, जैसे कल ही परसों बताया कि मैं निरंतरता के साथ तैयारी नहीं कर पाया था, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीडीएफ नोट्स आपको दे दूंगा, कंटेंट्स आप बताया ना मैंने, इसी आपको इसी टीचमेंट के उसमें आपको सब जानकारियां मिल जाएंगी। तो कंटेंट से थोड़ा सा फायदा होता है, चीजें आसान हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट समझने में आसान हो जाता है, और आप प्रॉपरली चीजों को लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको जो जजमेंट का बेसिक चीजें बताया, तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि कंटेंट्स और डायग्राम उस सब चीज का नंबर मिलता है। तो आप यदि प्रॉपरली हर चीज को जाने रहोगे तो उसको लिखना आपके लिए और इजी रहेगा, ठीक है ना। तो चीजें यदि आपके माइंड में रहेंगी तो आपकी चीजें जो है तो इजी रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, प्रयास करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बनेंगे, है ना। और देखिए, कंटिन्यूटी, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों से बस वही जो कल समझाया था कल के सेशन में, कि पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिएगा,
क्योंकि सबसे जरूरी चीज वही होती है। बहुत सारे बच्चे जो है तो बहुत योग्य होते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि निरंतरता नहीं। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज होती है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस से क्या होता है कि प्रैक्टिस जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे क्या होता है ना कि यदि मान लो, देखो कि मैं ऐसा किसी भगवान किसी के साथ ना हो, लेकिन होता है कई बार कि कई बार मान लो कि एग्जाम के समय ही हम बीमार हो गए, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी हो गई, लेकिन जब हम निरंतर प्रैक्टिस किए रहते हैं ना तो फिर हम उस सरकमस्टांसेस में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिटन प्रैक्टिस जो है तो आपको कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। और बिल्कुल जो 6 से 8 घंटे वाला जो कल मैंने आपको मंत्रा दिया था, है ना, जो उन्होंने नहीं देखा हो तो पुराने रिकॉर्डेड सेशन में जा करके उसको देख लेना। तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो उसको 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने का जो है तो आपको बिल्कुल नियम बना लो। वैकेंसी है कि नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी मतलब नहीं है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई आसमानी सुल्तानी समस्या हो जाए तो ऐसा नहीं है। आसमानी सुल्तानी समस्या हो जाए, घर में कोई जरूरी काम आ जाए, किताब लेके बैठ जाओ और फिर उसके बाद मम्मी को बताओ कि सर बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए 8 घंटे पढ़ना है और मम्मी से गालियां हमें पढ़वाओ, तो ऐसा मत करना। लेकिन प्रयास करना कि आज 6 से 8 घंटे जो है तो पढ़ना, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल, तो उसको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। चलिए तो वापस आते हैं मुद्दे की बात करें तो बेसिकली आरोप का ये उद्देश्य होता है। अब आरोप की जो बेसिकली जो सामग्री होती है तो वही है कि जो 173 के साथ 173(2) यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट के साथ जो है तो जितनी सामग्री मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है उसी सामग्री का प्रयोग करके इन जर्नल जो है तो मजिस्ट्रेट आरोप लगाता है। यदि आप 173 के साथ देखो तो वहां पे सभी चीजें कहता है कि 154 की FIR, 161 में पुलिस ने कोई बयान किए हैं, 164 में कोई बयान हुए हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें हैं, कोई जब्ती है, कोई गिरफ्तारी है, हर जानकारी जो है तो जो वहां पर दी जाती है उन सभी जानकारियों के आधार पर जो है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर क्या करता है, आरोप विरचित करता है और उनका ध्यान में रखता है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे कहता है। तो जनरली वही जो मैंने आपको देखो केस में भी ये चीज कहा गया है, मैंने हर चीज 2007 का केस है कि जनरली जो है तो यहाँ पर आरोप विरचित करते समय न्यायालय को ये देखना पड़ेगा कि जो अभियोजन ने सामग्री प्रस्तुत की है उसका अपराध करना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि नहीं होता है। मतलब कि उस पर्टिकुलर साक्ष्य को देख करके यदि न्यायालय प्रामा फेसिया प्रथम दृष्टया ये उसको लग जाए कि ये पर्टिकुलर उसने अपराध किया है तो वो आरोप यहाँ पे फ्रेम करेगा। ये कुछ न्यायिक दृष्टांत जो है तो यहाँ पे बताए गए हैं, इसके माध्यम से यहाँ पे बोला गया है। अब इसके बाद जो है तो आरोप कैसे लगाए जाएंगे उसको लेकर के मैं थोड़ा सा अब कुछ चीजों को बारे में बातचीत करूंगा। तो ये मेरे कुछ चार्ट है यहाँ पर। तो देखो ये ठीक है, थोड़ा नोट वगैरह यहाँ पे मैंने बता दिया है कि थोड़ा समझने के लिए, खासकर कि आपका उपहति की धाराओं में 323 और 334 केवल 2 ही अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, ठीक है ना। ये क्यों मैंने यहाँ पे लिख दिया, ताकि पता रहे कि जनरली जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, है ना। और एक चीज और समझिएगा कि जैसे 323 का है, 323 का चार्ज, 323 में क्या आरोप लगाते हैं, 323 में क्या आरोप लगाते हैं, 323 का मामला कैसा मामला माना जाएगा, समन मामला माना जाएगा, क्योंकि 323 में सजा कितनी है, 323 में सजा है 1 साल की। तो समन मामलों में आरोप विरचित नहीं करते हैं, केवल विशिष्टियां बताते हैं, ये चीजें है ना। तो ये सब चीजें, तो ये 2 धाराएं जो है तो असंज्ञेय है, बाकी सभी धाराएं संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब ये 319 से लेकर के 358 तक के जो IMP अपराध हैं, IMP अपराध हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑफेंसेस हैं, तो उनका यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है थोड़ा, क्योंकि इससे जो है तो क्या होता है ना कि आपको याद करने में आसानी रहता है। तो सिंपल हर्ड के संबंध में 323, 324, 334, ठीक है ना, 3 धाराओं का सिंपल हर्ड के संबंध में ये। फिर ग्रीवियस हर्ड के संबंध में 325, मतलब 323 में विदाउट वेपन, विथ वेपन और सडन प्रोपोगेशन पर, 334 क्या कहलाता है, सडन प्रोपोगेशन पर जब जो है तो आप कह सकते हो कि किसी के साथ कोई सामने वाले ने प्रवोक किया और आपने उसको मार दिया, तो 334। 325 हो गया घोर उपहति,
ठीक है ना। 326 हो गया बाई वेपन्स, और 335 जो है तो आईपीसी की एक मात्र धारा जिसमें 4 साल के दंड की बातचीत करता है। तो ये भी घोर उपहति पर जो है, सडन प्रोपोगेशन पर यदि आप घोर उपहति करते हो तो ये काम करता है। अब ये 3 धाराएं कैसी समझिए कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए, फॉर एक्सट्रॉटिंग प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति प्राप्त करने के लिए यदि आप उसके साथ सिंपल हर्ट, मतलब सिंपल हर्ट, अब केवल मैं एसएच भी नहीं लिखूंगा, हर्ट करते हो तो 327, ग्रीवियस हर्ट करते हो तो 329, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हो, ठीक है ना, सदोष परिरोध करते हो तो 334 का चार्ज लगेगा। अब कैसे इनको लिखेंगे नीचे मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, किसी से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए, जनरली ये काम नहीं करता है वैसे, ठीक है ना, तो 330 जो है तो हर्ट करते हो, 331 ग्रीवियस हर्ट करते हो, और 348 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हो। कोई लोक सेवक है और लोक सेवक कोई भी अपराध, कह सकते हो कि लोक सेवक लोक कार्य करने जा रहा है, अपराध करते हो, तो लोक सेवक के साथ यदि आप हर्ट करते हो 332, ग्रेवियस हर्ट करते हो 334, और कह सकते हो कि आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है ना, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट या उसका हमले का प्रयोग करते हो तो 353 का वहां पे चार्ज लगता है। तो ये थोड़ा सा इन धाराओं को ऐसे थोड़ा सा बना लोगे ना तो याद करना आसान हो जाएगा आपको प्रॉपर तरीके से। बाद में मैंने इनको नीचे थोड़ा सा ये सब आपको बता दूंगा। तो जैसे जब आप 323 का चार्ज लिखोगे तो 323 के चार्ज में 3 चीजें मैं इनको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा समझ, एक दो को समझ जाओ। तो 323 का यदि आपको चार्ज लगाना है तो आपको 3 चीजें लिखना ही पड़ेगी, कि आपको बताना पड़ेगा कि स्वेच्छा, वॉलेंट्री, ठीक है ना, स्वेच्छा उपहति कारित करना बिना हथियार या किसी कड़े हथियार से। जैसे कड़ा हथियार, हार्ड वेपन्स, जैसे लाठी डंडे, लाठी डंडा भी जो है तो वेपन्स में नहीं आता है, ठीक है ना, लाठी वगैरह वेपन्स में नहीं आता है। अब उसके प्रयोग को लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन इन जनरल जो है तो लाठी वेपन्स में नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकलिटी में आपको बताऊं कि प्रैक्टिकलिटी में आपने कभी देखा होगा, टीवी पिक्चरों में भी देखा होगा, तो प्रैक्टिकलिटी में क्या करते हैं कि जो बहुत सारे अपराधी होते हैं वो अपराध करने लोहे की राड लेके, छड़ लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। तो बाद में कुछ जजमेंट में कह दिया गया कि वो भी वेपन्स में आएगा, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है, जैसे मान लो कि आप लूट करने किसी घर में, मतलब किसी चोरी करने आप बंदूक लेके गए, तो बंदूक लेके यदि आप गए तो सिंपल सी बात है गंभीरता बढ़ गई, लेकिन डंडा लेके गए तो फिर वो थोड़ा सा धाराएं बदल जाती हैं। तो जब अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर जो हो जाते हैं उनको धीरे धीरे ये सब जानकारियां हो जाती हैं कि भैया बहुत, भाई सामने वाले को डराने धमकाने के लिए कुछ चीज ले लो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि तलवार चाकू बंदूक ही ले। यदि ये डंडा देख कर के भी डर गया और आपका काम हो गया तो इन फ्यूचर कहीं पकड़े जाएंगे तो कम से कम गंभीर धारा तो नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हैबिचुअल ऑफेंडर जो रहते हैं, जनरली जो आदतन अपराधी रहते हैं, इन सबसे फेमिलियर रहते हैं, ठीक है, इन लिए इस चीजों का ध्यान में रखिए। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पे होना चाहिए। दंड क्या होगा वो बता दिया गया, चूंकि इसमें जुर्माना भी फिक्स बताया गया 1000, और सब चीजें ट्रायल कौन करेगा ये। फिर यहाँ पर स्वेच्छा उपहति बाई वेपन्स, तो वेपन्स तो 324 में वर्णित हथियार द्वारा। अब 324 में प्रॉपर्ली हथियार को वर्णन किया गया है। तो आपको ना चीजें जब जब ये चीज लिखना है, आगे मैं बता दूंगा। जैसे मान लो किसी ने चाकू से किसी को मारा, तो आपको चार्ज में लिखना पड़ेगा कि चाकू जो कि घातक आयुध के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है से मार कर, अब चाहे सिंपल हर्ट किया या ग्रीवियस हर्ट किया, वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर क्लियर हो जाएगा। तो उपहति या घोर उपहति कारित की, तो 324 और 326 है, दोनों में देखोगे तो यही चीज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उपहति की या घोर उपहति की उस आधार पर यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 334, ठीक है, मतलब वही कि सडन प्रोपोगेशन पे जो है तो किसी व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचाया तो वहां पे काम करता है। फिर सबसे ज्यादा जो आपके लिए काम करता है वो है 325, ठीक है ना। 326 का जनरली जो है तो आपके लिए
नहीं पूछता है, क्योंकि 326 ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में 326 का सेशन ट्रायल होता है, तो इसीलिए 326 का आरोप आपके लिए नहीं पूछता है इन जनरल, ठीक है ना। तो आपके लिए 324 और 325, 323, 24, 25 ये तीन धाराएं ज्यादातर जो है तो पूछी जाती है, क्योंकि 326 का यानी कि हथियार का प्रयोग करके आपने ग्रीवियस हर्ट किया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है तो इसीलिए आप देखोगे कि अधिकांश प्रॉब्लम में क्या दिया रहता है कि दो व्यक्ति के द्वारा लाठी डंडे से पीट कर, अब लाठी डंडे से मान लो आपने पीटा है और किसी की हड्डी टूट गई तो 325 का चार्ज लगेगा, और स्वेच्छा घोर उपहति बिना हथियार या तो बिना हथियार किसी को आपने मुक्का मारा उसका दांत निकल के बाहर आ गया तो 325 का चार्ज लगेगा, या किसी को आपने डंडे से मारा और उसकी कोई हड्डी टूट गई हाथ पैर की तो 325 का चार्ज लगेगा। तो जनरली जो है तो ये ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है तो फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो इसीलिए जनरली आपके लिए तीन धाराएं 323, 324 और 325 ही जो है तो काम करता है। 326 जो है तो उतना आपसे यहाँ पर नहीं पूछता है। और 334 कुछ जैसे 334 में नहीं, अगला सेक्शन चूंकि एक आध जजमेंट आपका 335 में जरूर पूछा है, ठीक है ना। 335 में जो कि यहाँ भी ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो 300 जो आपका ध्यान रखिएगा कि 300 जो 34 है जनरली वो भी नहीं पूछता है, क्योंकि 334 छोटा सा है, मतलब कि असंज्ञेय अपराध है, समन मामला है, तो 334 भी उतना ज्यादा नहीं परेशान करता है। और लेकिन अगली धारा जो है तो संभावना बन सकती है 335 में। एक आध प्रॉब्लम यदि आपको याद होगी कि एक आध प्रॉब्लम है यदि जिन्होंने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति अपनी बहन को स्कूटर से छोड़ने जा रहा था, लिखवाऊंगा चिंता मत करो, ठीक है ना। तो स्कूटर कीचड़ उछल जाता है तो एक व्यक्ति कीचड़ पड़ जाता है, गाली देता है माँ बहन की गंदी गंदी, तो गुस्से में उसको बेंत से मारता है। तो यहाँ पर वॉलेंट्री यदि कोई प्रवोक अचानक प्रकोपन पर यदि आपने कह सकते हो कि घोर उपहति कारित की है, ठीक है ना, घोर उपहति कारित की है या तो हथियार से या बिना हथियार से, तो 4 साल और 2000 रुपए जुर्माना या दोनों दंड है। ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा इसका ट्रायल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 323, 324, 325 और 334 आप अधिकांश आपने जितने भी हर्ट के संबंध में प्रॉब्लम देखे होंगे सिविल जज में, हर्ट के संबंध में इन 4 धाराओं के तहत ही आपके अधिकांश जो प्रॉब्लम्स है वो कवर अप हो जाते हैं, ठीक है ना। अधिकांश प्रॉब्लम हर्ट के संबंध में इन 4 धाराओं के तहत ही क्या हो जाते हैं, आपके कवर अप हो जाते हैं। इन 4 से 5वीं धारा में जो है तो आप देख लो, आप उठा के देख लो, आपको नहीं मिलता है। बाकी वैसे मैं दे दूंगा सभी 327, 29 ये सभी बता दूंगा, लेकिन इन जर्नल जो है तो इन धाराओं के तहत उतने चार्ज नहीं मिलते हैं। फिर भी बता दूंगा, आसमानी सुल्तानी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो चार्ट बताया है तो इसमें पूरी चीजें जो मैंने बना रखा है यहाँ पर कि 327 में होगा तो वहां पे कैसे चार्ट लिखेंगे 28, 29 में, और 330, 31, 38 में कैसे लिखेंगे, और 332, 33 इसमें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और आरोप के फॉर्मेट बनाए, इनको भी अपन बातचीत करेंगे, तो ये चीजें मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो पहले मैं इसके थोड़ा बेसिकली बातचीत अभी थोड़ी सी बची हुई है, आरोप की आवाज के लिए इतने रखूंगा मैं, है ना, थोड़ा मुझे कुछ काम भी था, है ना।